रिच डैड पुअर डैड से। तो इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट था कि हाउ पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच पीपल थिंक एंड स्पेंड देयर मनी। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि यार ज्यादा पैसे बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए पहले हमें ये समझना है कि गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी पैसे कैसे खर्चता है। इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेगी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल है, जिसे हर इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ में करता है। इसमें 2 चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंस। इनकम है जो पैसा हमें जॉब से आ रहा है, और एक्सपेंस है जो हमारे महीने का खर्चा है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, जिसमें 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। और इन दोनों चीजों की समझ ही हमें अमीर या गरीब बना सकती है। एसेट्स वो चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती है बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस या दुकान जिसमें हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, एक्सेट्रा। लायबिलिटी वो चीजें हैं जिनको खरीदने के बाद भी जेब से हमारे पैसे जाते रहते हैं, जैसे कि पर्सनल यूज की कार में हमें हर साल सर्विसिंग के पैसे देने पड़ते हैं। अपने लिए घर लेने पर उसकी मेंटेनेंस करवाते रहनी पड़ती है, इसलिए हमारी जेब से पैसे जाते रहते हैं। अब ये समझने के बाद मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि एक गरीब आदमी कैसे पैसे खर्चता है। गरीब आदमी, लेट्स से किसी मजदूर के पास बहुत कम इनकम होती है, और जितनी इनकम है उससे ज्यादा उसके एक्सपेंसेस हैं। इसीलिए जो कैश का फ्लो है, वो पैसे पहले उसकी जेब में एज एन इनकम आएंगे, और फिर वो बेसिक जरूरतों में जैसे कि खाना, रहना एक्सेट्रा, इसमें एज एन एक्सपेंस खर्च हो जाते हैं और किसी और के पास चले जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये चलता रहता है। इनके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी, क्योंकि ये बेचारे लोग बस सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज दें और कोई हाई इनकम जॉब दें, ताकि इनकी अपलिफ्टिंग की जा सके। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से ये एसेट्स के बजाय लायबिलिटीज लेते रहते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने छोटे बिजनेस से। ये पैसे इनकी इनकम है, और क्योंकि इन्होंने पहले से ही लायबिलिटीज ले रखी है, जैसे कि लोन पर घर, लोन पर कार, क्रेडिट कार्ड्स के बिल एक्सेट्रा, तो सबसे पहले पैसे उन लायबिलिटीज की किस्तें देने में चले जाते हैं। और फिर आता है एक्सपेंसेस, जिसमें घर का खर्चा है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो इनका एसेट कॉलम खाली रहता है, और हर महीने ये कोई ना कोई नई लायबिलिटी लेते रहते हैं, जैसे कि आईफोन एक्सेट्रा। और इसीलिए एक मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में ही रहता है। फाइनली आता है रिच। एक अमीर इंसान इतने एसेट्स बना चुका है कि उनके एसेट से ही पैसे जनरेट होते रहते हैं। उन एसेट्स में से कुछ पैसे का वो नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, और इवन एसेट्स के पैसों से वो लायबिलिटीज लेते हैं। और क्योंकि एसेट से ज्यादा पैसे जनरेट हो रहे हैं, इसलिए वो बचे हुए पैसों से दोबारा से एसेट्स लेते रहते हैं, और उनका एसेट कॉलम बढ़ता रहता है। इसीलिए एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। इन शॉर्ट, रिच माइंडसेट वाले इंसान को पता है कि पहले एसेट्स बनेंगे और फिर जाके वो लायबिलिटीज लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा मेन कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से, जो कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमा सकता है, जिसे वो एक क्वाड्रेंट से दिखाते हैं, जिसमें ई, एस, बी एंड आई है। ई का मतलब है एम्प्लॉय, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, बी का मतलब है बिग बिजनेसेस, और आई का मतलब है इन्वेस्टर। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान बी और आई क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि ई और एस से अमीर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। आइए इन चारों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ई है एम्प्लॉय। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास जॉब है, जो पैसों के बदले अपने टाइम को एक्सचेंज करता है। अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान या खुद का कोई छोटा बिजनेस खोल रखा है, ये सोचकर कि खुद का काम करने पर वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इन चारों में से एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन बन सकती है। इमेजिन कीजिए कि कोई डेंटिस्ट है जिनका क्लिनिक है, वो जितने सक्सेसफुल होते रहेंगे उतने ज्यादा पेशेंट्स उनके पास आते रहेंगे, और फिर वो उतने ही बिजी हो जाएंगे। अपने मेन त्योहार, न्यू ईयर्स, दिवाली जैसे दिनों में भी वो बिजी होंगे, अपनी फैमिली को कुछ टाइम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है बी, यानी रियल बिजनेसेस। ये लोग हैं जो ओपीटी यानी अदर्स पीपल टाइम की लेवरेज को यूज करना सीख गए हैं। हो सकता है ये पूरे फ्री ना हो, लेकिन ये दूसरों से काम करवा सकते हैं, और ये देश के लिए भी अच्छा है, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसका रियल एग्जांपल है जेफ बेजोस, जो अमेज़न की सीईओ की पोजीशन से रिजाइन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास अमेज़न के शेयर्स हैं, और दुनिया के अभी भी वो रिचेस्ट इंसान है। कोई बिजनेसमैन जिसके पास कोई फ्रेंचाइजी है जिसमें उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आता है आई, यानी इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद सिर्फ 10 से 20% ही वो डालते हैं और बाकी लोन ले लेते हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट्स उन प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से जाती है और ये खुद की प्रॉपर्टी भी मैनेज नहीं करते, उसके लिए भी इनके पास एम्प्लॉइज हैं। इसके बाद आती है रॉबर्ट की नेक्स्ट बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसमें उन्होंने 5 टाइप के इन्वेस्टर्स की बात की। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। कभी आपने सोचा है कि यार काश मैंने बायजूस के शेयर पहले खरीद लिए होते, ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई, इवन ग्रो एप्लीकेशन के शेयर्स ले लिए होते, इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन कंपनीज के अभी आईपीओ नहीं हुए हैं, इसलिए कॉमन इंसान इन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड नहीं है और अमीर आदमी ही इनके शेयर्स खरीद सकता है। तो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर उसे माना जाएगा जिसकी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए है या फिर जिसके पास 7.5 करोड़ के एसेट्स हो। तो ऑब्वियसली हम लोग तो इस कैटेगरी में नहीं आते और इसीलिए इन कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एनीवेज, सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के शेयर्स को खरीदने की नॉलेज रखते हैं, यानी हम में से वो लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं कि कंपनी के शेयर्स को कैसे एनालाइज किया जाए और इसीलिए हम इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वो हैं जिनमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की सारी क्वालिटीज, यानी वो कंपनीज को एनालाइज करना तो जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टैक्सेस की नॉलेज भी जानते हैं, जिसकी वजह से वो कम टैक्स देते हैं और इसीलिए इनका रिटर्न क्वालिफाइड इन्वेस्टर से बेटर होता है। फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टर आते हैं द इनसाइड इन्वेस्टर। द इनसाइड इन्वेस्टर वो हैं जो खुद के एसेट्स या बिजनेस बनाते हैं, बेशक एक कमरा ही उन्होंने किराए पे क्यों ना दिया या फिर करोड़ों की कंपनी ही क्यों ना खड़ी करी, वो दोनों इनसाइड इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में है। और फाइनली आता है द अल्टीमेट इन्वेस्टर। ये हाईएस्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी बना के उसे पब्लिक कर दिया है और बाकी लोग उन कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम सब लोग उनकी कंपनी जोमैटो के शेयर्स खरीद रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, जिसमें रॉबर्ट कहते हैं कि जैसे ही आप थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लग जाओ, उस वक्त आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस टैक्स बन जाएगा। और अगर हम ई या एस क्वाड्रेंट में हैं, तो हमारे पास टैक्स बचाने की कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोग टैक्स बचा सकते हैं और वो भी लीगली, और ये रिबेट खुद गवर्नमेंट देती है, क्योंकि बी यानी बिजनेसेस जॉब क्रिएट करते हैं और आई यानी इन्वेस्टर्स या तो बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे जो इवेंचुअली जॉब क्रिएट करेंगे या फिर रियल एस्टेट में, जिससे देश में लोगों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स लेती है तो उनका फाइनल गोल भी यही है कि या तो वो जॉब्स क्रिएट करें या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक की इंप्रूव करें। इस बुक में 5 फाइनेंशियल आईक्यूज की बात की गई है, जिसमें फर्स्ट फाइनेंशियल आईक्यू है मेकिंग मोर मनी।